हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल पीसीएस सेंटर। आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नागवंशी शासन व्यवस्था का स्मार्ट रिवीजन करवाने वाला हूं। ये रिवीजन 7th जेपीएससी पीटी के सफलता में निस्संदेह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले इसी तरह से मुंडा शासन व्यवस्था का स्मार्ट रिवीजन करवाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। आइए अब प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक फणी मुकुट राय को सत्ता किसने सौंपी थी? ऑप्शन ए सुतिया मुंडा, बी रीसा मुंडा, सी मदरा मुंडा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मदरा मुंडा। मदरा मुंडा वंश के अंतिम उत्तराधिकारी थे और ये फणी मुकुट राय को अपना बेटा मानते थे। फ्रेंड्स, फणी मुकुट राय सगा बेटा नहीं थे मदरा मुंडा के, ये मदरा मुंडा के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 58 ईस्वी में, ऑप्शन बी 60 ईस्वी में, सी 62 ईस्वी में और डी 64 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 64 ईस्वी में, क्योंकि 64 ईस्वी में ही मदरा मुंडा ने अपनी सत्ता फणी मुकुट राय के हाथों में सौंप दी थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था की स्थापना जनजातीय समाज द्वारा गैर जनजातीय समाज के व्यक्ति को सत्ता सौंपने से हुई थी? फ्रेंड्स, मैं इस प्रश्न को दोबारा पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था की स्थापना जनजातीय समाज द्वारा गैर जनजातीय समाज के व्यक्ति को सत्ता सौंपने से हुई थी? ऑप्शन ए नागवंशी शासन व्यवस्था, बी मुंडा शासन व्यवस्था, सी पढ़ा शासन व्यवस्था और डी मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नागवंशी शासन व्यवस्था। फ्रेंड्स, मैंने पिछले प्रश्न में ही बताया है कि मदरा मुंडा ने अपनी सत्ता फणी मुकुट राय को सौंप दी थी। तो मदरा मुंडा जनजातीय समाज से आते थे, लेकिन फणी मुकुट राय जनजातीय समाज से नहीं आते थे, बल्कि वे गैर जनजातीय समाज से थे। तो जनजातीय समाज के मदरा मुंडा ने अपनी सत्ता गैर जनजातीय समाज के व्यक्ति फणी मुकुट राय को सौंप दी थी और उसके बाद ही नागवंशी शासन व्यवस्था का स्थापना हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों को संभालने के लिए फणी मुकुट राय ने किस जगह से ज्यादातर अधिकारियों को बुलाया था? ऑप्शन ए पटना, बी बनारस, सी इलाहाबाद और डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बनारस। फ्रेंड्स, फणी मुकुट राय प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों को संभालने के लिए बाहर से अधिकारियों को बुलाते थे और उन्होंने ज्यादातर अधिकारी बनारस से बुलाया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बीपी केसरी की पुस्तक छोटा नागपुर का इतिहास कुछ संदर्भ तथा कुछ सूत्र के अनुसार नागवंशी शासन व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने अधिकारी कार्य करते थे? ऑप्शन ए 22, बी 23, सी 24 और डी 25। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 22। फ्रेंड्स, एक पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, छोटा नागपुर का इतिहास कुछ संदर्भ तथा कुछ सूत्र। इसके लेखक हैं डॉक्टर बीपी केसरी। इसमें इन्होंने लिखा है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों में 22 अधिकारी कार्य करते थे, जिसमें से महत्वपूर्ण अधिकारी थे महतो, भंडारी, साहनी, जमादार, बक्सी, चौधरी। इसी तरह से कुल मिलाकर 22 अधिकारी थे। अगला प्रश्न है, नागवंशी शासन व्यवस्था में दीवान किसका प्रमुख था? ऑप्शन ए न्यायिक मामले, बी राजनीतिक मामले,
सी धार्मिक मामले और डी वित्तीय मामले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वित्तीय मामले। नागवंशी शासन व्यवस्था में दीवान वित्तीय मामले का प्रमुख था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए महतो, बी उपमांझी, सी भूइहर और डी कोटवार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भूइहर। और भूइहर नागवंशी शासन व्यवस्था में कर वसूलता था। कर अर्थात टैक्स वसूलने का काम करता था। लेकिन बाद में टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी जागीरदारों को दे दी गई। बाद में टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी जागीरदारों को दे दी गई और इसी को नागवंशी शासन व्यवस्था में जागीरदारी प्रथा कहा गया। फ्रेंड्स, जागीरदारी प्रथा नागवंशी शासन व्यवस्था में क्यों आई, यह आपको इस प्रश्न में पता चल जाएगा। जागीरदारी प्रथा। अभी यहाँ देखिए, नागवंशी शासन व्यवस्था की अंतिम राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए मानभूम, बी कोकरह, सी रातूगढ़ और डी दोईसा। तो इसका सही उत्तर है रातूगढ़। नागवंशी शासन व्यवस्था की अंतिम राजधानी रातूगढ़ थी और नागवंशी शासन व्यवस्था का अंतिम राजा चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव थे। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चिंतामणि शरण, इनका नाम बहुत लंबा है। चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव, ये नागवंशी शासन व्यवस्था के अंतिम राजा थे और अंतिम राजधानी कहाँ थी? रातूगढ़। अगला प्रश्न है, मुगल शासक जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जनशाल को बंदी बनाकर कहाँ रखा था? ऑप्शन ए ग्वालियर, बी इंदौर, सी भोपाल और डी सतना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्वालियर। फ्रेंड्स, मुगल शासक जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जनशाल को ग्वालियर में 12 वर्ष तक बंदी बनाकर रखा था, 12 वर्ष तक। और फिर एक बार दुर्जनशाल ने हीरे की सही पहचान की थी, हीरे की। तो इस खुशी में जहांगीर ने दुर्जनशाल को शाह की उपाधि दी थी, शाह की उपाधि दी और बंदी से निकालकर दुर्जनशाल को मुक्त कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, जहांगीर ने दुर्जनशाल को फ्री में बंदी से आज़ाद नहीं किया था, बल्कि जहांगीर ने दुर्जनशाल से कहा था कि तुम्हें 6,000 रुपये वार्षिक टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 6,000 रुपये प्रत्येक साल टैक्स देना पड़ेगा दुर्जनशाल को। और इसी टैक्स की भरपाई के लिए, इसी टैक्स को चुकाने के लिए दुर्जनशाल ने भूइहर को नियुक्त किया था कर वसूलने के लिए, और जो कि बाद में जागीरदार वसूल करने लगे और इसी से जागीरदारी प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। तो जागीरदारी प्रथा नागवंशी शासन व्यवस्था में मुगल शासन के काल में शुरू हुई थी, इसे याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न 6ठी जेपीएससी में पूछा गया था। नागवंशी शासक दुर्जनशाल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि थी, तो मैंने अभी आपको बताया है कि वार्षिक कर की राशि 6,000 रुपये थी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, यह भी याद रखिएगा कि बिहार जमींदारी उन्मूलन कानून लागू होने के बाद यह 1863 में लागू हुआ था। इसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था का अंत हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको नागवंशी शासन व्यवस्था की सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं इसी तरह आगे भी जेपीएससी पीटी के पेपर 2 में
झारखंड के जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं सभी का स्मार्ट रिवीजन करवाऊंगा। साथ ही बीच बीच में जनरल जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा जो कि सभी स्टेट के पीसीएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। थैंक्स।